मुफ्ती साहब बराए मेहरबानी इस सवाल का जवाब वजाहत से दें कि क़यामत का मीज़ान कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। देखो, बरज़ख की जो बातें हैं ना, या क़यामत की जो बातें हैं, चूँकि वो ये दुनिया नहीं होगी तो उसकी पूरी कैफियत हमें ना बताई है, ना हमें समझ में आ सकती है। इसलिए उसकी पूरी कैफियत को जानने की कोशिश करना एक फजूल हरकत है। अब मिसाल के तौर पर जहन्नम के ऊपर जो पुल होगा वो बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। वो पुल क्या है? वही सिराते मुस्तकीम है जिस पर आप दुनिया में चले हो। अल्लाह उसी को एक सूरत और शक्ल देके पुल पे कायम कर देंगे, पुल बना देंगे। तो क्या उसकी मिसाल दी जा सकती है दुनिया में? जाहिर है नहीं दी जा सकती। तो जितना हमें बताया गया है हम उस पर ईमान लाते हैं, और जो नहीं बताया गया हम उसकी तफ्तीश में नहीं जाते। जो हमारे काम की चीज़ थी वो अल्लाह ने हमें बता दी है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मुशरिकीन ने पूछा रूह क्या चीज़ है। रूह, जो हमारी बॉडी में रूह होती है ना, जिसकी वजह से हम जिंदा होते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कुल रूह मिन अमरी रब्बी, अल्लाह का एक हुक्म है। अब ये पूरा एक्सप्लेन थोड़ी किया अल्लाह ताला ने। और अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह तूने हमें पूरा एक्सप्लेन तो किया नहीं कि रूह क्या चीज़ होती है, तूने तो कह दिया मेरा हुक्म है बस। आगे अल्लाह ने उसका जवाब दिया है। रूह का जवाब पूरा नहीं दिया, इसका जवाब दिया कि मैंने पूरा जवाब क्यों नहीं दिया। ठीक है ना? इस इश्काल का अल्लाह ने जवाब दिया, वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया है। इल्म है तुम्हारे पास लेकिन इतना नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है दिमाग की, उस कैपेसिटी के हिसाब से इतना जवाब काफ़ी है कि रूह अल्लाह का एक हुक्म है। जब वो बॉडी में होता है तो हम जिंदा होते हैं, बॉडी से निकलता है तो हम मर जाते हैं। और अजीब बात है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अब तक वो भी रूह को यानी जिंदगी और हयात को एक्सप्लेन नहीं कर सकी है। पता है आपको ये बात? मेडिकल साइंस का इल्म जो हमारे पास है, डॉक्टरों के पास है, वो भी बहुत थोड़ा है, इतना थोड़ा है। ये जो जीन्स का इल्म है ना, जीन जिसमें डॉक्टर घुसे हुए अंदर, एक जेनेटिक साइंस के डॉक्टर ने मुझे बताया ऑस्ट्रेलिया में कि इसमें 2% का तो हमें पता चला है, वो भी 100% नहीं, 98% का तो कख भी पता नहीं है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। जो हम जब आदमी के सेल को तोड़ते चले जाते हैं ना, तो हमारी जो बुनियादी इकाई है बॉडी की, वो सेल कहलाती है ना, जिस ईंटों से हमारी बॉडी बनती है। उस सेल में एक न्यूक्लियस होता है, मरकज़ा होता है। जैसे अंडे में ना, अंडा भी सबसे बड़ा सेल है, एक साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जर्दी है जो न्यूक्लियस है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को भी आप तोड़ते चले जाएंगे तो एक इकाई आएगी, एक यूनिट आएगी जिसको सेल कहा जाता है। फिर उसको भी आप तोड़ेंगे तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा फंटर ना बने। तो अभी तक जिंदगी ही को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, ये जिंदगी क्या चीज होती है। मैं आंखों से देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं। रोबोट भी देखता है, महसूस नहीं करता है। वो तो महसूस करने का नाम क्या है? हयात। ये हयात खोपड़ी से ऊपर की चीज है भाई। ये इसी को अल्लाह ने कहा मेरा हुक्म है। फैदा सवैतुहु व नफख्तु फीही मिर रूही। अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया। अल्लाह कहते हैं मैंने कहा मैंने अपनी रूह फूंक दी, जिंदा हो गए। यार मुझे एक बात बताओ, जब इंसान मरता है तो पूरी बॉडी तो वैसे ही होती है, सब कुछ वही पार्ट्स वार्ट्स बने हुए, तो हिल क्यों नहीं रही है? आप कह सकते हैं चूंकि दिल नहीं हरकत कर रहा तो दिल हरकत करा दो उसका। माँ के पेट में कैसे दिल हरकत करना शुरू करता है भाई फर्स्ट टाइम? किसी की समझ में नहीं आता। ये डॉक्टर कहते हैं कि, मैंने डॉक्टरों से पूछा है, हवाई बातें नहीं कर रहा, कि जब पहली दफा माँ के पेट में बच्चे का दिल धड़कता है तो क्यों धड़कता है, पहली दफा किसने धड़काया? मेडिकल साइंस इस बात को बयान करने से अब तक आजिज है। समझते हो? देखो अब क्यों धड़क रहा है, अब तो डॉक्टर बता सकते हैं। हमारे दिमाग से करंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा है। ये अल्लाह का शुक्र है, ये करंट के इलेक्ट्रिक वालों के हाथ में नहीं है, वरना इतना धड़कता नहीं जितना बिल आता। और गैस पे चल रहे होते अभी हम सब। अब गैस भी गई तो सिलेंडर लगाए हुए होते दिल धड़काने के लिए हम लोगों ने। तो कुछ चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी कि इलेक्ट्रिक वालों के हाथ में अल्लाह ने वो चीजें नहीं दी। पंखा के इलेक्ट्रिक के हाथ में, लेकिन जो हवाएं चलती हैं वो के इलेक्ट्रिक के हाथ में नहीं है।
इसलिए ऐसा नहीं होता हब से लोग मरना शुरू हो जाए। अल्लाह कहते हैं मेरी हवाएं भी हैं, ठीक, बाहर निकल जा सहन में, मंजी डाल के लेट जा। मंजी का फायदा ये होगा नीचे से भी हवा लगेगी। सही सही। मोल्टी फोम वालों ने जो गद्दे बनाए ऊपर से लगेगी, नीचे से नहीं लगेगी। तो मोल्टी फोम के गद्दे पे जब आप लेटेंगे तो के इलेक्ट्रिक वालों के मोहताज होंगे। वो पंखा चलाएंगे तो हवा लगेगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आप मंजी पे लेटें, चारपाइयों पे लेटें, तो भाई उसमें से ऑटोमेटिकली जब हवा चलेगी तो चारों तरफ से आपको हवा लगेगी। इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा इन चीजों का मोहताज ना बनाओ, कुदरती माहौल में रहने की आदत डालो। समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं सऊदी अरब में 2 महीने रहा, एयर कंडीशन ही में रहते हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया वहां पे, मेरा दिमाग फटने लगा। मैं आया घर में 2 महीने बाद, जब मैं आया ना, मैंने पंखा चला के लेटा यार, खिड़कियां खोल दी कमरों की। खुदा की कसम, जो नेचुरल में मजा है ना वो आर्टिफिशियल में नहीं है। पता नहीं लोग 24 घंटे एसी में पड़ते क्यों नहीं है। अजीब ज़हनी कोफ्त होना शुरू हो जाती है, आदी हो गए हैं। हमने अपने आप को आदी किया ही नहीं एयर कंडीशन का। तो मैं क्या करता हूं, मैं तो आता हूं, मैं आया, मैंने घर के चारों खिड़कियां मिड़कियां खोली आराम से। घर ऐसा बनाया कोई खिड़कियां खोल के बेपर्दगी ना हो। आजकल घर भी इस तरह के होते हैं कि वो कहीं ना खिड़की खोल सकता है आदमी, ना कहीं सहन में लेट सकता है। तो उससे ये जो नेचुरल लाइफ है ना, ये सुकून देती है इंसान को। पंखे की भी अपना मजा है भाई, अगरचे पंखा नेचुरल नहीं है लेकिन उसको डंग 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 की आवाज का अपना मजा है। अभी जो मैं, अगरचे तुम लोग दीन सुनने के आए थे लेकिन थोड़ी सी बातें भी सुन लो ना। मैं जब जापान गया ना अभी, तो मुझे जो कमरा दिया इरशाद भाई ने, वो उसमें सर्दियां थी तो पंखा तो चला नहीं सकते थे। अब हीटर चलाते तो मुझे हीटर से तकलीफ होती है। ये जो हीटर होता है ना एयर कंडीशन में, जो हीटर भी चलता है ना, ये अजाब है। ये गैस का हीटर भी एक अजाब है। लकड़ियों की आग भी हमने तापी है, उसमें वो टेंशन नहीं होती जो गैस के हीटर में होती है। पता है आपको, लकड़ियों की आग जला दो ना कमरे में, उससे जो हीट मिलती है उससे आदमी स्ट्रेस डिप्रेशन में नहीं जाता। ये जो गैस का हीटर है ना, ये अजीब सी चीज है ये। तो मैंने कहा भाई हीटर नहीं चलाओ, ना एसी वाला हीटर चलाओ और ना गैस वाला। अब सर्दी बहुत है तो डबल रजाई ले लेंगे हम, कोई बात नहीं। अब जब डबल रजाई ले रहे हैं तो अब पंखे भी नहीं चल रहे, हीटर भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं, तो आवाज, अब कोई जरा सा ठक हो आवाज आती है। साथ में उनके बच्चे तो बातचीत करेंगे, शोर शराबा करेंगे, नींद ही नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे तो पंखा चलाना है। पंखा था ही नहीं, सॉरी, जापान में सर्द इलाकों में थोड़ी पंखे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार YouTube हर बीमारी का इलाज है, मुझे चाहिए पंखे की कड़ंग कड़ंग आवाज। हम तो आदी हैं उसके कड़ंग कड़ंग आवाज से, गड़ंग गड़ंग ऐसे। पंखा जितना बेकार होगा ना उतना अच्छी लोरी सुनाता है। पंखा जितना खराब होगा ना, कड़ंग गड़ंग गड़ंग गड़ंग, एक फ्रीक्वेंसी के साथ वो गड़ंग गड़ंग करता है, उसका अपना मजा है यार। बचपन याद आता है, बचपन याद आता है। पहले बड़े आड़े तिरछे पंखे हुआ करते थे ना, गड़ंग 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 घूम रहे होते थे, लगता था ये हम पे गिर जाएगा। और एक दफा मैंने पंखा गिरता हुआ भी देखा है। पंखा ऐसे खड़ा हुआ था, गड़ंग 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 घूमने का भी गिरेगा, वो गिर गया थोड़ी देर में, खैर बच गए हम। तो मैंने क्या किया, YouTube पे लिखा फैन वॉइस फॉर स्लीपिंग, तो YouTube पे आ गई पंखे की आवाज। मैंने लगाया जोर से, गहरी, अब शोर शराबा और मुझे थोड़ी देर ये तसव्वुर होता है कि ये YouTube पे ओरिजिनल नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद ना आपको लगेगा वाकई पंखा चल रहा है। तो अब वो शोर भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मेरी सेहत, मैं समझ रहा हूं पंखा चल रहा है। ये YouTube पे डाला इसलिए है। और नीचे लोगों के कमेंट्स के, जब से हमने ये पंखा चलाया है ना, YouTube गोरों के कमेंट्स थे कि मजे की नींद आ रही है। अच्छा, उसमें फिर ऐसी वीडियोस में बारिश हो रही है, बाज दफा बारिश में भी बड़ा सुकून मिलता है। बारिश हो रही हो ना, धड़ाधड़ बिजली कड़क रही है, बड़ी गहरी नींद आती है। नेचुरल है, एक नेचुरल माहौल पैदा हो जाता है। तो मैं तो नेचर से लव करने वाला आदमी हूं, मुझे नेचर से मोहब्बत है, तभी तो शादियां की हुई हैं, मुर्गियां पाली हुई हैं, ये सब नेचर है। तुम लोग को लैंड क्रूजर हो रही है, ये नेचर नहीं है रीवो, ये जरूरत है। नेचर ये है कि बकरी का दूध, मुर्गियां, बेगम, बच्चे, पंखे, गड़ंग गड़ंग। गड़ंग भी नेचर नहीं है, लेकिन पुराना जमाना तो याद आता है ना, सही है ना। एयर कंडीशन नेचर नहीं है, कंबल नेचर नहीं है, रजाई सदियों से इंसान, मैं कंबल में नहीं सोता कभी। आप देख ले, मैं जहां भी जाता हूं बोलता हूं भाई रजाई चाहिए। रजाई का एक वेट होता है, सर्दियों में जब रजाई लिहाफ ऊपर लेते हो उसका अपना मजा है, कंबल में वो मजा नहीं है। दूसरा, कंबल में गड़बड़ क्या होती है,
वो करंट मारता है, बालों से चिपक रहा है, बाल चिपक रहे हैं, अबे एक टेंशन है। फिर उसके अंदर गर्दो गुबार अटकती है, आपको पता नहीं होता, उसकी सफाई आसान नहीं होती कंबल की, तो कंबल कंबल हो जाता है आपको। तो इसलिए मैंने अपने लिए घर में रजाई रखी हुई है, ज्यादा सर्दी होगी डबल रजाई। कहीं भी जाता हूं मेहमानों से बोलता हूं, मेजबान से बोलता हूं मुझे रजाई लगा दो, कंबल नहीं। तो रजाई में वेट ना, शदीद सर्दी में रजाई का जो वजन होता है ना आपके ऊपर आता है, बड़ा मजा है उसमें भाई। तो वो क्या किया हमने, YouTube पे पंखा लगा लिया, कड़ंग कड़ंग आवाज आ रही है, बड़े मजे से मैं पंखा लगा के सो गया। अब जब वो सुबह मुझे उठाने के लिए आए तो क्या नहीं, ये मोबाइल में क्या शोर हो रहा है मुफ्ती साहब, क्या कि पूरी रात आप मोबाइल देखते रहे हो, सोए नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं पंखा चला के सोया हूं, मैं पंखा चला के सोया हूं। फिर क्या हुआ कि अब वो बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं कहता हूं करते रहो शोर, मुझे परवाह नहीं है, मैं पंखा चला रहा हूं बहुत तेज। जब ज्यादा शोर होता था तो पंखे की आवाज क्या कर देता था, बढ़ा देता। ये बड़ी मजे की चीज है, यूट्यूब पे सर्च करें, बड़ा मजा आता है इससे। खैर मेरे भाई, और आसान इससे अच्छा तरीका किसी का बयान लगा लो। बाज़ दफा मैं बयान लगा लेता हूँ, अपना नहीं लगाता, क्योंकि अपना लगाओ ना तो फिर वो और नींद गायब हो जाती है, उसमें हंसी की बातें आती हैं, तो मैं कभी खुद अपने ही लतीफे पे हंसना शुरू कर देता हूँ। तो मैं फिर किसी बड़े बुजुर्ग का बयान लगा देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है, नॉलेज में भी इजाफा होता है, मोटिवेशन भी मिलती है, और बाज़ दफ़ा नींद भी आ जाती है, बयान सुनते सुनते सो जाता है आदमी। ये जब करता हूँ जब दिमाग चल रहा हो। आजकल सियासी हालात ने ना दिमाग का दही बना दिया है, किसी को भी टाइम पे नींद आ जाए इसका मतलब वो पागल है। उधर से फौज के खिलाफ बयान, उधर से पीटीआई के खिलाफ बयान, उधर से जेयूआई के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग का जरदारी के खिलाफ बयान। वीडियोस भी देख रहे हैं, सहाफियों को भी सुन रहे हैं, उधर की सुनो उधर, इतना दिमाग की दही हो जाता है। फिर मैं बंद कर देता हूँ, दफा करो यार, हम ऐसी की तैसी, हम अगले की टेंशन अपने ऊपर क्यों लें। तो इसके लिए फिर रात को पंखा चलाना बोलो जरूरी। तो फिर पंखा चला के सोए। जब भी ऐसे टेंशन होना, बयान लगा दो या पंखा चलाओ। तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो मैं जो सवाल पूछा था कि बहुत सारी चीजें हमारी मेंटल लेवल से ऊपर की हैं, तो हमें आखिरत की जो बातें बताई गई हैं, तराजू भी लगेगा, उस तराजू की कैफियत क्या होगी। ऐसे कोई फरिश्ता यूं करके बट्टे लेके बैठा हुआ होगा तराजू के, या कोई डिजिटल तराजू होगा, क्या होगा ये हमें अब बताया तो क्या। तराजू के एक पलड़े में गुनाह रखे जाएंगे, एक पलड़े में नेकियां रखी जाएंगी। बस हमारी फहम के मुताबिक बात की गई है। देखो तराजू तो ये भी है, जो आजकल थर्मामीटर भी तो एक तराजू है ना, जो टेम्परेचर को नापता है। अब 1400 साल पहले किसी को बताया जाए कि एक तराजू इजाद होगा 1400 साल के बाद, जो बुखार को नापेगा कि कितना है, तो किसी की समझ में आती है ये बात कि बुखार के एक पलड़े में लाके रखेंगे? नहीं भाई, एक जो पारा है ना, पारा, वो जबान के नीचे रखा जाएगा, वो बता देगा। तो अमाल कैसे तोले जाएंगे इसकी हकीकत अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने हमें जो जितना बता दिया हम उस पर ईमान रखते हैं। पूरी कैफियत ना हमें मालूम है, ना हमें इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत। जो चीज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जिसका ताल्लुक था उतना अल्लाह ने हमें बता दिया, और आगे हम जाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ने कहा वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें अल्लाह ने नॉलेज बहुत कम दी है। नॉलेज का मतलब कैपेसिटी तुम्हारी नॉलेज की बहुत कम है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। यही अल्लाह के बारे में भी, अल्लाह अर्श पर है, इल्म और कुदरत के लिहाज से हर जगह है। कैसे है भाई हमें नहीं पता, इसमें हम जा नहीं सकते आगे।